नमस्कार दोस्तों, मैं आशित त्यागी युग करवट यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि हम समय समय पर अलग अलग क्षेत्र से जुड़े व्यक्ति विशेष को बुलाते हैं और मुद्दों पर चर्चा करते हैं, क्षेत्रीय जनता की बात करते हैं। आज जो मेहमान मेरे साथ हैं वो सेना की पृष्ठभूमि से हैं, उसके बाद राजनीति में सक्रिय हुए और फिलहाल वो उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद के चेयरमैन हैं, दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री हैं। कैप्टन विकास गुप्ता जी, मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। नमस्कार आशीष जी। पहले मैं ये जानना चाहता हूं कैप्टन साहब के सेना में कैसे जाना हुआ और फिर वीआरएस क्यों लेना पड़ा? देखिए, मैं सेना में बचपन से ही मुझे शौक़ था। मेरे पिताजी ने मुझे बहुत मोटिवेट किया। पिताजी जब वो पढ़ते थे, 1962 की लड़ाई हुई थी, तो उनको भी सेना में जाने का अवसर मिला था, लेकिन कुछ कारण परिस्थितियां परिवार की ऐसी नहीं थी कि वो घर छोड़ पाते, तो उस समय वो सेना में नहीं जा पाए। तो मेरे पिताजी को जीवन भर ये मलाल था कि मैं तो नहीं जा पाया, लेकिन मेरा पुत्र जरूर सेना में जाएगा। तो पिताजी का ही एक प्रेरणा थी जिसके कारण बचपन से ही मुझे सेना में जाने के लिए एक उत्साह था, एक उम्मीद बनी रहती थी, और उसी के इर्द गिर्द मेरा सारी पढ़ाई लिखाई, सारी ट्रेनिंग और सारा जो भी था उसी के इर्द गिर्द केंद्रित रहता था। तो और फिर मुझे मौका मिला और 1994 में मैंने भारतीय सेना आज से 29 वर्ष पूर्व ज्वाइन की थी, और मुझे बॉम्बे सैपर्स 109 इंजीनियर रेजिमेंट 109 इंजीनियर रेजिमेंट में मुझे कमीशन हुआ, और मेरी पहली तैनाती सागर मध्य प्रदेश सागर कैंट में हुई थी। तो वीआरएस क्यों आपने लिया? मैंने भारतीय सेना शॉर्ट सर्विस कमीशन ऑफिसर के रूप में मैंने ज्वाइन किया था। शॉर्ट सर्विस कमीशन में 1 साल की ट्रेनिंग ओटीए मद्रास, जो अब चेन्नई हो गया है, मैंने वहाँ से ली थी, और उसके बाद फिर 5 वर्ष मैंने सेना में मुझे कार्य करने का अवसर मिला। और फिर चूंकि मेरा 5 साल का ही था, तो इसलिए फिर 5 वर्ष का जो एक पीरियड था उसको पूरा करने के बाद में फिर मैं सेना से बाहर आ गया। सेना छोड़ने के बाद राजनीति ही आपने क्यों चुनी? नहीं, राजनीति तो उसके बहुत बाद में चुनी। उसके बाद फिर मैंने 1-2 व्यवसाय किए, 1-2 और नौकरियां करी। फिर मुझे ऐसा लगा कि सेना की नौकरी के बाद जब मैं एक सेना से बाहर आया, तो मुझे ऐसा लगा कि कहीं ना कहीं सेना में जो भी व्यक्ति पोस्टेड रहता है वो सामान्य अपने पहले तो परिवार से कट जाता है और फिर समाज से भी कट जाता है। तो मुझे समाज से मैं जुड़ना चाहता था, और समाज के बीच में रहकर समाज के विषयों को समझना चाहता था, और समाज के विषयों को समझकर मैं उनकी विषयों को सुलझाना चाहता था। उनकी जटिलताओं को समझकर मेरा प्रयास था कि मैं समझाऊं। तो इसी विषय को देखते हुए पहले मैं सामाजिक क्षेत्र में आया, और फिर उसके बाद मैं फिर राजनीतिक क्षेत्र में आया। अच्छा, सैनिक के तौर पर, सेना का एक अंग होने के नाते, एक सेना का सदस्य होने के नाते जो देश सेवा लोग करते हैं, और फिर राजनीति में आके जो देश सेवा करते, इसमें क्या अंतर है? देखिए, सेना एक अलग इंस्टीट्यूशन है, और इस देश का सबसे पुराना एक इंस्टीट्यूशन, जिसे प्रतिष्ठान कहते हैं। लगभग उसका जो इतिहास है 250 वर्ष पुराना है। और मुझे बहुत खुशी है कि मुझे बॉम्बे सैपर्स 109 इंजीनियर रेजिमेंट में कमीशन मिला, और मुझे उस सेना की उस 5 साल के दौरान मुझे यहाँ दिल्ली में प्राइम मिनिस्टर प्रधानमंत्री कार्यालय में सुरक्षा में भी 1997 से लेकर 1999 तक मौका मिला। मैं यहाँ के 2 प्रधानमंत्रियों के साथ में उनकी सुरक्षा में था। एक तो इंद्र कुमार गुजराल जी, बहुत छोटे से समय के लिए 97, और फिर उसके बाद अटल बिहारी वाजपेयी जी के साथ भी मुझे अवसर मिला। मैं यहाँ सेना की बॉम्ब डिस्पोजल कंपनी में मैं सेकंड इन कमांड था, द्वितीय कमान अधिकारी था, और उसके तहत मुझे पूरे ऑल ओवर देश में जाने का मुझे मौका मिला। और मैंने ट्रेनिंग वगैरह भी, क्योंकि उस समय आतंकवादी घटनाएं 90 के दशक में काफ़ी हुआ करती थी, तो उस समय नए नए बम्बों को के इक्विपमेंट डिस्पोज करने के लिए आया करते थे, तो उनको यहीं दिल्ली में आते थे, उन पे मैंने ट्रेनिंग ली थी। और जो पैरामिलिट्री फोर्सेज हैं, आर्मी की यूनिट्स हैं, या पुलिस की, स्टेट पुलिस की फोर्सेज हैं, रिजर्व पुलिस फोर्सेज हैं, सीबीआई है, आईबी है, सीआईएसएफ है, या आईपीएस के भी एक बैच था, 97 का बैच था, उसको भी हम लोगों ने यहाँ पर आते थे तो उनको ट्रेनिंग देने का काम किया। तो इस तरीके से मुझे काफ़ी बहुत ब्रॉड मुझे सेना के बहुत अल्पकाल के अवसर में मुझे काम करने का मौका। चलिए, आपने बम डिस्पोजल में काम किया है, लोगों को प्रशिक्षित भी किया है, प्रशिक्षण दिया है, उसके लिए आपको साधुवाद है। राजनीति बात करते हैं, आपको लेकर हमेशा चर्चा रहती है कि जब जब चुनाव आते हैं आप गाजियाबाद का रुख कर लेते हैं, उसके बाद चुनाव खत्म हो जाते हैं, आप नजर नहीं। मैं गाजियाबाद का ही हूँ। मैं सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि 1981 में मेरे पिताजी आज से 42 वर्ष पूर्व गाजियाबाद में पोस्टिंग पर आए थे न। यहाँ उस समय नगर पालिका होती थी, फिर सिटी बोर्ड बना, अब नगर निगम है।
और मेरी सारी पढ़ाई लिखाई और सारा व्यवसाय सारा मेरा गाज़ियाबाद में पिछले कई वर्षों से है, और मेरा कार्यालय भी गाज़ियाबाद में ही है। मेरे माताजी पिताजी यहीं गाज़ियाबाद में उनका आवास है, चंद्रनगर में वो रहते हैं, और मेरे पिताजी 2003 में यहीं से सेवानिवृत्त हुए हैं नगर निगम से, और पिताजी तो अब नहीं है, लेकिन मेरी माताजी को अभी भी यहीं नगर निगम गाज़ियाबाद से। मैं राजनीतिक सक्रियता की बात कर रहा हूँ। नहीं, मैं बता रहा हूँ, मैं धीमे धीमे उसी विषय पर आ रहा हूँ। और राजनीति में मैं आपको बता दूँ, मैं भारतीय जनता पार्टी मैंने ज्वाइन करी थी वर्ष 2008 में, और मैंने भारतीय जनता पार्टी में प्रदेश के दायित्व को भी संभाला, राष्ट्रीय दायित्वों के भी 3 राष्ट्रीय अध्यक्षों के साथ मैंने काम किया है। और चुनाव लड़ने का या सक्रियता का मैं पूरे समय में मैं सक्रिय रहता हूं, और मेरी गतिविधियों को मेरे विभिन्न माध्यमों से आप पता कर सकते हैं कि मैं राजनीति में पूरे क्षेत्र में सक्रिय रहता हूं, पूरे प्रदेश में सक्रिय रहता हूं, और विभिन्न दायित्वों पर मुझे काम करते हुए देश के सभी वरिष्ठ नेताओं के साथ काम करने का मुझे अवसर मिला। चुनाव लड़ना ही राजनीति में एक माध्यम नहीं होता है, आदमी को सक्रिय रहना चाहिए, सामाजिक रूप से भी सक्रिय रहना चाहिए। और राजनीतिक, क्योंकि मैं राजनीतिक दल का हूँ, तो राजनीतिक दल में भी एक ईमानदारी से सक्रियता, अगर आप किसी राजनीतिक दल के अगर सदस्य हैं तो आपको ईमानदारी से भी सक्रिय होना चाहिए। तो मैं ईमानदारी से सक्रिय। फिर ये क्यों होता है कि मान लो नगर निगम चुनाव है और मेयर सीट सामान्य होते पुरुष हो जाती है, या विधानसभा चुनाव आता है, या लोकसभा चुनाव आ जाए, तो हर चुनाव में आपका नाम दावेदार के रूप में आता है? नहीं, ये मीडिया उठाती है। मैंने तो कभी आज तक मैंने तो कभी नगर निगम के दावेदारी तो कभी नहीं की। विधानसभा की भी कभी कोई दावेदारी नहीं करी। मैंने तो आज तक कभी किसी मीडिया चैनल पे, सोशल मीडिया चैनल पे कभी मैंने अगर कहा हो तो आप बताइए, मैंने कभी दावेदारी नहीं की। तो कौन लोग हैं जो आपका नाम चर्चा में ला देते हैं? ये देखिए, मैं सक्रिय तो हूँ, मुझे आज बड़ा गर्व है कि योगी की सरकार थी, पिछली सरकार थी वर्ष 2017 से लेकर 2022 तक, उसमें भी मुझे उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद के अध्यक्ष का दायित्व मिला, और इस सरकार में भी मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ। तो चूंकि एक महत्वपूर्ण दायित्व उत्तर प्रदेश सरकार ने मुझे दिया हुआ है, तो उसके विषय में मुझे मेरी सक्रियता रहती है, तो लोग इसलिए कयास लगाते रहते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन हाँ, मैं राजनीतिक रूप से मैं लोकसभा के लिए मैंने जरूर प्रयास कर रहा हूँ, और गाज़ियाबाद में लोकसभा के लिए मैंने पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से अनुरोध किया है कि अगर वो मेरे नाम पर विचार करते हैं तो मैं चुनाव लड़ने को तैयार हूँ। गाज़ियाबाद में रहने वाले अनिल अग्रवाल राज्यसभा से हैं जी, अतुल गर्ग शहर विधानसभा से विधायक हैं, दिनेश गोयल एमएलसी हैं, पवन गोयल जीडीए बोर्ड हैं, संगठन में क्षेत्र में पद है। फिर क्यों लगता है कि भाजपा आपको टिकट देगी, जब इतने सारे वैश्य नेताओं के दे रखा है? तो आपको नहीं, क्यों? देखिए, ये विषय भारतीय जनता पार्टी में ना वैश्य का है ना ब्राह्मण का है। अगर आप इसी तरीके से अगर कोई मिसाल देना चाहते हैं तो कानपुर में आप चले जाइए। कानपुर में मेयर भी ब्राह्मण है, कानपुर में सांसद भी ब्राह्मण है, कानपुर में 3 विधायक ब्राह्मण है, कानपुर में एमएलसी ब्राह्मण है, कानपुर में सारे मंडल अध्यक्ष और सारे आप 3 जिले हैं, तीनों जिलों के अध्यक्षों का अगर सामाजिक समीकरण देखेंगे तो अधिकांश लोग ब्राह्मण हैं। तो लोग कानपुर में क्यों नहीं उठाते हैं, यहाँ गाज़ियाबाद में ही क्यों उठाते हैं? गाज़ियाबाद में क्योंकि इसलिए उठाते हैं क्योंकि यहाँ पे जाति की ज़्यादा बात होती है। जात की बात तो देखिए, जाति की बात को अगर आप किसी एक नेता को परिप्रेक्ष्य में देखेंगे तो ये बात ठीक नहीं है। एक नेता का जो राजनीतिक जो उसकी भी जो सक्रियता है उसका पैमाना होना चाहिए, और अगर कोई सक्रिय है जाति से ऊपर उठकर अगर अपनी एक जगह जनता के बीच में और लोगों के बीच में बनाने का और कार्यकर्ताओं के बीच में, पदाधिकारियों के बीच में बनाने का कोई प्रयास करता है, तो मैं समझता हूँ कि उसको जाति से ऊपर उठ के उसका आंकलन होना चाहिए। अच्छा, गाज़ियाबाद में पिछले चुनाव में भी बात हुई, अब फिर से कुछ लोग बात उठाना चाह रहे हैं। जो सांसद हैं जनरल वीके सिंह, क्या आप मानते हैं कि उनके साथ बाहरी का मुद्दा जुड़ा हुआ है? अब ये तो जनता तय करेगी कि बाहरी का मुद्दा जुड़ा हुआ है, लेकिन जनरल साहब ने यहाँ सक्रिय तो हैं और पूरे समय उन्होंने समय देते हैं यहाँ पर। देखिए, उनको जिम्मेवारी मोदी जी ने दे रखी है, उनके पास कई मंत्रालय रहे हैं और बड़े इम्पोर्टेंट मंत्रालय रहे हैं, और इनकी ईमानदारी और उनकी सक्रियता के विषय में सबको पता है। और मैंने तो भारतीय सेना में उनके साथ काम किया हुआ, और मैंने उनके अंडर में भी मैंने काम किया हुआ है। जब मैं यंग आर्मी में कैप्टन था तो वो कर्नल थे, तो मैंने उनका काम करते हुए देखा। और यहाँ पर भी देखिए, जिस तरीके से गाज़ियाबाद का पिछले 10 वर्षों में विकास हुआ है, आज से 2014 का गाज़ियाबाद देखिए और आज 2023 का और गाज़ियाबाद देखिए, उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। उसमें कहीं ना कहीं जनरल वीके सिंह जी का बहुत बड़ा योगदान है। तो अगर आप मान रहे हैं कि इतने ही योग्य जनरल वीके सिंह हैं, तो फिर उनके सामने टिकट? देखिए, मैं उनके सामने नहीं मांग रहा हूँ। मैं देखिए, जनरल साहब जब वो सिटिंग है तो नहीं, सिटिंग ये तो पार्टी तय करेगी, सामने ही मांगना होगा ना। ये पार्टी तय करेगी। मैंने आवेदन किया हुआ है, अगर जनरल साहब को पार्टी पुनः लड़ाती है, पुनः मौका देती है, तो मुझे तो बहुत खुशी होगी, क्योंकि मेरे भारतीय सेना से कि मेरे वो वरिष्ठ रहे हैं। और दूसरा,
पार्टी में मुझे अभी भी दायित्व मिला हुआ है। पार्टी ने मुझे एक महत्वपूर्ण दायित्व, अति महत्वपूर्ण दायित्व दिया हुआ है जो बहुत लोगों को नहीं मिल पाया है, मुझे तो मिला हुआ है और मेरा ये दायित्व अभी और समय तक चलेगा। तो इसलिए कोई मुझे पार्टी से कोई अगर मुझे नहीं लड़ाती है तो मुझे कोई शिकायत नहीं रहेगी, मुझे पास अभी भी मंत्री का दर्जा है। अच्छा, कृषि अनुसंधान परिषद के आप चेयरमैन हैं जी, क्या ये संस्था काम क्या करती है? देखिए, कृषि अनुसंधान परिषद एक बहुत महत्वपूर्ण उत्तर प्रदेश का एक आयोग है, संस्थान है, और पूरे देश में सिर्फ 2 राज्यों में कृषि अनुसंधान परिषद है, एक महाराष्ट्र में और एक उत्तर प्रदेश में, और बाकी किसी राज्य में कृषि अनुसंधान परिषद नहीं है। और उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद की स्थापना 1989 में हुई थी और आज लगभग 33 वर्ष कृषि अनुसंधान परिषद को हुए हैं। कृषि शिक्षा, कृषि अनुसंधान, कृषि से जुड़े हुए ट्रेनिंग, कृषि से जुड़ा हुआ प्रचार, कृषि से जुड़ा हुआ प्रसार, कृषि से जुड़े हुए विभिन्न योजनाओं की मॉनिटरिंग का काम कृषि अनुसंधान परिषद के पास है हमारे, जिसका मैं अध्यक्ष हूँ और मेरे 5 वर्ष पूरे हो गए हैं, पूरे होने जा रहे हैं। और एक बहुत महत्वपूर्ण अनुसंधान है और जिसमें निरंतर मुख्यमंत्री जी और हमारे सूर्य प्रताप शाही जी जो हमारे कृषि मंत्री जी हैं, उनके साथ हम लोग उनके मार्गदर्शन में काफ़ी काम कर रहे हैं। और आज देखिए उत्तर प्रदेश में कृषि विकास दर को, चाहे वो उत्पादन हो, चाहे वो गेहूँ हो, चाहे वो गन्ना हो, चाहे वो चावल हो, चाहे वो सब्जियां हो, चाहे वो दूध हो, चाहे वो आम हो, सभी में लगभग अग्रणी राज्य के रूप में निकल के आया और उसमें उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद की एक महत्वपूर्ण भूमिका रही है। अच्छा, अभी जो किसान संगठन एक बात उठाते हैं, आपके जो विभाग है इससे अलग की बात कर रहा हूँ, 12 पे पहली बार बिजली का अगर मीटर लगता है तो भाजपा सरकार में लगता है, 12 में कभी बिल किसी सरकार ने आज तक नहीं लगाया। अगर खेत की 12 पर बिजली का मीटर लगेगा तो किसान 12 घंटे खेत कैसे भरेगा? देखिए, बिजली किसानों को दी जा रही है और लगभग जब 2012 में थी तो मात्र 2 या 3 घंटे बिजली आती थी। आज तो कम से कम हम इतना तो कह सकते हैं 20 घंटे। आप भी ग्रामीण क्षेत्र में अगर आप रहने वाले होंगे तो आपको पता होगा बिजली पूरी दी जा रही है। बिजली के साथ साथ बिजली का हम लोग जल संसाधन के रूप में हम उसको जल को निकालते हैं, या अन्य कामों में भी किसान भाई लोग क्रेशर चलाना या स्पेलर चलाना उसमें स्थान करते हैं। बिजली की एक मॉनिटरिंग होनी चाहिए और बिजली कितनी एफिशिएंसी के साथ यूज़ हो रही है इसका भी पता होना चाहिए। उसका मीटर लगाया हुआ है। इस समय सिंचाई की सुविधाएं बहुत बढ़ रही हैं और अभी नया आपने देखा होगा सोलर पंप भी आने चल लग गए होंगे। सोलर पंप हम किसानों को दे रहे हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम अंधाधुंध जल का दोहन करें। इधर पिछले कुछ सालों से पूरे देश में ऐसा हुआ है कि जो अंधाधुंध जो वाटर इंटेंसिव या जिसमें जल ज़्यादा लगता है उसकी धीमे धीमे किसान लोग उसको ज़्यादा उगाने लग गए हैं। जैसे चावल है, अब मैं आपको बताना चाहता हूँ असित जी, 1 किलोग्राम चावल पैदा करने में 5000 लीटर पानी लगता है और 5000 लीटर अगर 1 किलोग्राम चावल में लगा रहे हैं तो ये जल का एक सीमित संसाधन है। तो फिर लोग चावल कैसे खाएंगे? चावल को देखिए, अपनी डाइटरी हैबिट्स भी मैं आपको बताऊं, इस पे भी बड़ा अच्छा आपने प्रश्न उठाया। इस पे तो कभी किसी दिन और आप चर्चा करेंगे तो पूरे दिन चर्चा हो जाएगी। हम लोगों की डाइटरी हैबिट्स भी चेंज होने लग गई हैं। पिछले 50 वर्षों में जब से हरित क्रांति आई है तब से हम लोगों की थाली में चावल और गेहूँ ये ज़्यादा आ गया है। ये स्टार्ची फूड है जिसमें कोई सिर्फ कार्बोहाइड्रेट्स होता है, उसमें ना प्रोटीन होता है, ना कोई विटामिन होता है, ना कोई उसमें माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं। जबकि हमारा पुराना, अगर आप अपने बुजुर्गों से बात करेंगे तो मोटा अनाज खाते थे, रागी खाते थे, बाजरा खाते थे, मक्का खाते थे, कोंदू खाते थे। तो उससे क्या होता था कि हमारे बॉडी में डाइटरी फाइबर्स आते थे। फाइबर्स आने का सबसे बड़ा फ़ायदा क्या होता था, खाना बहुत देर तक हमारे पेट में रहता था तो भूख कम लगती थी। तो उस समय के हमारे जो बुजुर्ग लोग थे वो एक बड़ा अच्छा आहार भी रहता था, स्वस्थ दिनचर्या भी रहती थी, इसलिए वो बड़ा अच्छा एक जीवन व्यतीत करते थे। आज के समय में एक मोटापा एक बहुत बड़ी समस्या बड़े शहरों में होकर आई। उसका एक प्रमुख कारण हमारी जो खाने पान की जो पद्धति है, डाइटरी हैबिट से इसका चेंज होना भी है। तो आप देखिए, ये जो वर्ष 2023 है, इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेनियम ऑफ द मिलेट्स के लिए किया गया है। वो किस लिए किया गया है कि हम लोग पुनः मोटे अनाजों की तरफ लौटें। ये थोड़ा सा कृषि में एमआरपी रेट और एमएसपी रेट्स जो कुछ ज़्यादा किसानों को हरित क्रांति के बाद से हुआ, उसकी वजह से गेहूं और चावल तक किसानों की मुख्य फसलें केंद्रित होकर रह गई। उससे हम डाइवर्सिफाई करवाना चाहते हैं। अच्छा ठीक है, अगर आपको भाजपा टिकट देती है जी, अगर आप लोकसभा चुनाव लड़ते हैं जी, तो गाजियाबाद के लिए आपका विजन क्या है? ऐसा क्या है जो अब तक नहीं हुआ है और आपके हिसाब से होना चाहिए? देखिए गाजियाबाद एक बढ़ती आबादी का शहर है, महत्वाकांक्षी लोगों का शहर है और गाजियाबाद में भी कई सारे गाजियाबाद हो गए हैं। जब आप हिंडन के इस पार वाले गाजियाबाद को देखते हैं तो ये बिल्कुल अलग गाजियाबाद है। हिंडन के बाद के उधर वाला गाजियाबाद देखेंगे
तो वो एक दूसरे तरीके का ट्रांसेंडेंट का गाजियाबाद है। आप जब खोड़ा में जाएंगे तो खोड़ा तो एक अलग ही तरीके का एक वो है, और आप जब सुदूर लोनी जो दिल्ली के क्षेत्र से लगा हुआ, करावल नगर से या दिल्ली के यमुना विहार से लगा, वो एक अलग ही तरीके का गाजियाबाद। तो गाजियाबाद के अंदर कई तरीके के गाजियाबाद हो गए हैं। गाजियाबाद में सभी गाजियाबाद के वासियों को एक समान तरीके से सरकार की सुविधाएं मिलें, लाभ मिले। एक ट्रांसपोर्टेशन का एक मैंने महसूस किया है कि यहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन की बहुत अच्छी सुविधाएं, एक दूसरे से कनेक्टिविटी की नहीं है। रात में अगर 10 बजे के बाद अगर कोई कहीं जाना चाहता है तो कोई ओला या उबेर हर जगह चलती नहीं है, वो नहीं है। एक ट्रांसपोर्टेशन होना चाहिए, एक्सेसिबिलिटी होनी चाहिए। तीसरा एक समस्या है यहाँ पर, थोड़ा सा सफाई व्यवस्था और अच्छी होनी चाहिए। बराबर में नोएडा शहर है, नोएडा शहर में स्वच्छता अभियान में पूरे उत्तर प्रदेश में नंबर सर्वप्रथम आया है, तो गाजियाबाद क्यों नहीं आ सकता है। तो एक दूसरी एक ये ट्रांसपोर्टेशन के साथ इसमें एक सवाल फिर और निकला था कैप्टन साहब जी। योगी 2 चल रहा है, गवर्नमेंट सेकंड आपका टर्म चल रहा है, नगर निगम गाजियाबाद जब से बना है भाजपा काबिज है, कभी किसी दूसरे दल को मौका ही नहीं मिला। तो अगर ये सफाई नहीं हो रही है जी, अगर ये ट्रांसपोर्टेशन की समस्या बनी हुई है अभी भी, तो जिम्मेदार कौन? नहीं, देखिए सरकार की प्रायोरिटीज़ होती हैं। अब आपने देखा होगा, अब पिछले 10 साल में आपने देखा होगा, जब से केंद्र में मोदी जी की सरकार आई है और प्रदेश में 2017 में जब से योगी जी की सरकार आई है, तब से आपने देखा होगा चारों तरफ कितना विकास हुआ है। मेट्रो आई है गाज़ियाबाद तक, यमुना ये मेरठ एक्सप्रेस वे बना है, NH9 जो पहले NH24 हुआ करता था उसका आप देखिए 14 लेन का हो गया है। तो ऐसा नहीं है, विकास हो रहा है, विकास की प्राथमिकताएं भी सेट हो रही हैं। लॉ एंड ऑर्डर पे आप देखिए, आप गाजियाबाद में आप पहले SSP हुआ करता था, एक सिंगल या 2 IPS ऑफिसर होते थे, आज कई IPS ऑफिसर हैं। निश्चित रूप से कानून व्यवस्था में सुधार। नहीं, मेरा सवाल ये था कि नोएडा अगर साफ है और गाजियाबाद साफ नहीं है, तो इसका दोष किस पे जाना चाहिए? नहीं, देखिए दोष नहीं है, प्लानिंग हो रही है। कुछ चीज़ों में नोएडा आगे, लेकिन कुछ चीज़ों में गाजियाबाद भी आगे है, ऐसा नहीं है, गाजियाबाद भी आगे है। चीज़ें प्लानिंग हो रही हैं, लोग गाजियाबाद को भी हॉट सिटी मानते हैं, और गाजियाबाद में युवाओं काफ़ी लोग आ रहे हैं, नौकरी पेशा जॉब करने वाले, पढ़ने लिखने वाले बच्चे हैं, उन काफ़ी लोग अपने गाजियाबाद को एक आशियाना बना रहे हैं। धीमे धीमे इसमें जागरूकता, लोगों की भागीदारी और सरकार की तरफ से भी प्रयास, सब मिलकर गाजियाबाद को एक बहुत साफ सुथरा शहर बनाएंगे। और मुझे उम्मीद है कि आज इंदौर को देश में सर्वप्रथम मानते हैं, किसी दिन गाजियाबाद भी सर्वप्रथम होगा। चलिए कैप्टन साहब, बहुत लंबी वार्ता हो जाएगी, आपसे फिर एक बार जरूर बात करेंगे। काफ़ी मुद्दों पर बात होगी और मेरी आपको शुभकामनाएं हैं कि भाजपा आपको टिकट दे और आप चुनाव लड़ें गाजियाबाद के लिए। युवा है, नई सोच है, अच्छा काम करेंगे, ऐसी उम्मीद करते हैं। तो आज के लिए इतना ही। कैप्टन साहब को बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, नमस्कार। युग करवट परिवार को मेरी तरफ से भी बधाई।